हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइप एकेडमी पे। देखो, हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट किया अपन ने पूरा। उस पर अपनी क्वेश्चन सीरीज भी हो गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पार्लियामेंट के बाद में, पॉलिटी के अंदर ही प्रेसिडेंट साहब। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आता ही है क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन तो बनता है इनका, है ना। आता है सर। देखो, प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल्स कौन से दे रखे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो वो आर्टिकल दे रखे हैं आपके बेसिकली जो आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव है। वेरी फर्स्ट क्लास में एग्जीक्यूटिव बताया था, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली। वो पूरी पूरी एग्जीक्यूटिव जो है आपकी, ये दे रखी है आपकी 52 से लेके 78 तक। ये जो आर्टिकल्स है इसमें दे रखी है। प्रेसिडेंट का पर्टिकुलर आर्टिकल है आपका 52 जो आर्टिकल है उसमें पर्टिकुलर प्रेसिडेंट साहब दे रखे हैं ना। तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ से आगे पूरी चीज़ें, कि प्रेसिडेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे उसको अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन प्रोसीजर से लेके पूरा हटाने का प्रोसेस क्या है उनका, वो सब चीज़ें, उनके पावर्स क्या क्या है उनके पास, वो सारी चीज़ें ना। और बेसिकली क्वेश्चन उसी के आते हैं सर, है ना। तो अपन नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं सर। तो देखो, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में दे रखा है एक बात। अब ये कि भारत का 52 में क्या दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति होगा सर, है ना। तो इंडिया का प्रेसिडेंट होगा कोई भी। प्रेसिडेंट जो है वो अपने यहाँ के वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं सर, यानी कि संविधान जो भी काम किए जाएंगे वो सब किसके नाम पे किए जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब के नाम पे किए जाएंगे सर। एक बात सिंपल सी, जो भी नियम कानून बनेंगे देश के अंदर वो पूरे पूरे किसके नाम पे बनेंगे, प्रेसिडेंट साहब के नाम पे बनेंगे। एक बात सर क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट चीज जो आती है इसके बाद वो है इनका प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है सर, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो उसे पढ़ते हैं अपन कि प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो वो है कंडीशन आपकी। पहली कंडीशन तो है आपकी एज जो है आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए सर। ठीक है, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए सर। वो तो सब में होता है हमेशा ना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे विदाउट इंडियन सिटीजनशिप के कोई नहीं बन सकता कभी भी ना। तो ये बेसिक वो है, याद रखना हमेशा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज सर, प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए किसके लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। टू बिकम एमपी, और वो भी किसका, लोकसभा का सर। ठीक है, लोकसभा का एमपी बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान रखना सर, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी है कैसी भी किसी भी तरह की। ठीक है, उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उस टाइम पे जब वो प्रेसिडेंट होंगे उसके ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी किसी दूसरी उसमें नहीं होनी चाहिए वो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताया था अपन ने कि सर दो पोस्ट नहीं होनी चाहिए कोई सी भी ना। तो जो कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे उसके पास दूसरी पोस्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी। ठीक है सर, जो राष्ट्रपति बनेगा उसके पास, ये मेन चीज़ है। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें जो बेसिक्स होती हैं वो तो सब है ही, सारी सारी बातें ना। ये हुई सर इनकी बेसिक चीज़। अब आते हैं इनके नेक्स्ट चीज़ पे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो इलेक्शन कराता कौन है। तो देखो, इलेक्शन प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, टॉपिक है अपना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब का चुनाव। ठीक है, अभी इलेक्शन कराता कौन है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका चुनाव कराता है सर राष्ट्रपति का। ठीक है, एक बात, उसका प्रोसीजर क्या है, देखो इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है तो वो समझते हैं अपन। पहले तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि किसी का मन किया वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेगा सर, उसके लिए कंडीशंस हैं। और वो कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे इनके पास 50 तो इलेक्टर्स होने चाहिए, है ना। 50 इलेक्टर्स जो कि इन्हें प्रपोज करेंगे इनके नाम को, जिन्हें प्रपोजर्स बोला जाता है।
ठीक है सर, और 50 नंबर ही होना चाहिए इनके पास इलेक्टर्स का एज सेकेंडर्स। ठीक है, ये देखो बेसिकली स्टार्टिंग में नहीं था, ये सब बाद में ऐड किया गया है, वो इसलिए कि बहुत सारे लोग जो थे वो खड़े होने लगे चुनाव में, उनको रोकने के लिए, तो इतने आपके पास मेंबर्स होने चाहिए, पहली बात सर, है ना। प्रोसीजर क्या है इनका, तो प्रेसिडेंट को जो चुनाव होता है उसमें जो इलेक्शन के अंदर जो पार्ट लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट के चुनाव में जो वोट करते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव में जो लोग वोट करते हैं उस पूरे ग्रुप को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है इस चीज में से कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोटिंग करता है। ठीक है सर, तो देखो वो कौन कौन होते हैं वो बताते हैं अपन। तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, पहली चीज सर, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है सर, अब देखो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में दोनों बातें आ गई हैं, लोकसभा वाले भी और राज्यसभा के भी, ध्यान रखना। जब मैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा हूं, इसको उठा देते हैं सर यहाँ से ना, जो अपन ने बोला यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब है सर इसके अंदर दोनों आ गए। दोनों कौन कौन सर, लोकसभा वाले भी इलेक्टेड और आपके राज्यसभा के भी इलेक्टेड। लोकसभा में तो 543 पूरे इलेक्टेड हैं अब आज की डेट में, तो सारे सारे आते हैं। राज्यसभा में इलेक्टेड कितने हैं अभी आज की डेट में, 245 टोटल है, और उस 245 में से आपका जो एक नंबर कम हो जाता है वो 12 नंबर कम हो जाते हैं आपके। तो आज की डेट में जो लोग चुन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके, जिनका इलेक्शन हो रहा है 233। 233 लोगों का चुनाव होता है, वोटिंग होती है इनके लिए, 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे सर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है सेम कहानी, ऑल इलेक्टेड एमएलएज, पूरे देश के अंदर सर जो भी इलेक्टेड एमएलए हैं, यानी कि आपके जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है पूरी, विधानसभा से बोलते हैं, वो विधानसभा के सारे सारे मेंबर सर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के, यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपका उसका पूरा पूरा एमएलए पूरे पूरे सर। ठीक है, सारे एमपी। उनके अलावा सर सिर्फ 2 यूटीज के, क्योंकि उन 2 यूटीज के अंदर ही आपके कौन है विधानसभा है, वो कौन कौन सी है, दिल्ली और पुडुचेरी आपकी। तो दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए सर, ऑल इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूटी, वो कौन कौन सी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी सर ना, ये इनके आता है सर, ये यूटीज की, ये सिर्फ 2 यूटी है क्योंकि इन 2 यूटीज के अंदर ही आपकी विधानसभा होती है। ठीक है सर, तो ये इतने लोग आपके बेसिकली चुनाव में पार्ट लेते हैं, यानी वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करेंगे ये लोग। ठीक है सर, एक बात क्लियर हुई। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे, चुनाव चुनाव आयोग करा रहा है आपका, ईसीआई करा रहा है। ठीक है, चुनाव हो गया सर, राष्ट्रपति बन गए, तो राष्ट्रपति बनने के बाद उनको ओथ कौन दिलाएगा सर, अगला पॉइंट। तो ओथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, सीजीआई के द्वारा। तो इसको लिख लेना सर क्लियरली, द ओथ टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, एडमिनिस्टर बोलते हैं वो दिलाने को, बाय सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बोले तो सर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है अपने, वो शपथ दिलाते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब को ना। इन केस अगर ये नहीं होते हैं, मान लो उस दिन सीजीआई नहीं है, तो उनकी जगह कौन आएगा, कोई भी सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर। अगर मान लो किसी कारणवश उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अगर उस दिन नहीं है तो सीनियर मोस्ट आ जाएंगे उनकी जगह, अगर ये नहीं है तो आ जाएंगे सर। ठीक है, ओथ दिला दी, ओथ हो गई। अब सर बात आती है उनके टेन्योर की,
तो देखो जो टेन्योर है इनका वो रहने वाला है कितना, 5 साल सर। ठीक है, 5 ईयर्स का टेन्योर है। किसी भी पोस्ट पे अपने यहाँ मैक्सिमम एज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है आपकी, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब में मैक्सिमम एज नहीं है। चुनाव लड़ने वाली पोस्ट पे मैक्सिमम एज नहीं है कहीं भी, जिन जिन चीज़ों में चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है सर, मिनिमम होती है सबके अंदर। बस राष्ट्रपति की मिनिमम कितनी है, 35, लेकिन मैक्सिमम नहीं है कोई भी। 5 साल 5 साल, हर 5 साल चुन के आएंगे वो। ठीक है सर, अब देखो एक बात याद रखना, ये जो 5 साल है अपनी जो बात हो रही है, तो जो टेन्योर की बात कर रहे हैं अपन 5 साल की, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, राष्ट्रपति जिस दिन चुन गए, यानी वो जिस दिन अपने ऑफिस में आते हैं ना, उस दिन से गिनते हैं 5 साल। ध्यान रखना सर, यानी उन्हें ओथ दिलाई गई, ओथ पूरी होती है उनके, जैसे वो ऑफिस में आते हैं, जिस दिन से उनके आगे नाम का भैया ठीक है राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि ये सेम डे हो जाता है। इलेक्शन हुआ उसके अगले दिन ही उन्हें ओथ दिला दी जाती है और वो राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठना शुरू कर देते हैं सर। उससे लेके वो अगले 5 साल तक रहेंगे सर। ठीक है, एक बात देखो, ये टेन्योर 5 साल से आगे बढ़ सकता है इन केस, जैसे मान लो उनके 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो इन जनरल तो क्या करते हैं, ईसीआई चुनाव करा लेता है पहले ही। जैसे मैं बात करूं अभी रामनाथ कोविंद थे आपके, तो कोविंद साहब 17 से लेके 2017 से लेके 22 तक थे, 22 से लेके 27 तक आपकी द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं प्रेसिडेंट जो है अपनी। इन केस कोई भी अनफोर्सिन कंडीशन हो जाती है ऐसी कि 2027 के अंदर जब भी चुनाव होने, उससे पहले इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा पाया मान लो, तो जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आएगा, तब तक ये टेन्योर 5 साल से बढ़ के बढ़ सकता है। 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, जितना भी टाइम है मैक्सिमम। जनरली वैसे 6 महीने में चुनाव करा लेते हैं वो, बट इन केस ऐसा कुछ हो जाए, चुनाव नहीं करा पाए वो किसी भी कारणवश, तो उस टाइम पे फिर ये टेन्योर एक्सटेंड हो जाता है सर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अपने को ना। ये हुई सर बात यहाँ पे ओथ की, टेन्योर की, इन सब चीज़ों के ना। अब इनको अपन ने अपॉइंट कर लिया, वो दिलवा दी, इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब सर इनके जो मेन फंक्शन है, बट उन मेन फंक्शन से पहले अपन एक बार इनको रिमूवल देख लेते हैं सर। यानी इलेक्शन जो है, इसका इलेक्शन हुआ था, उनको हटाते कैसे हैं राष्ट्रपति को सर, है ना। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो भी इनका इलेक्शन डिस्प्यूट है, इन केस मान लो कोई भी इलेक्शन को डिस्प्यूट आया, राष्ट्रपति को लेके कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ मान लो चुनाव को लेके, तो वो कौन सुनेगा सर, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सुन सकता है, इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो वो कौन सुनता है सर, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना सर एक चीज, इसकी अगर कहीं बात आती है तो ओनली सुप्रीम कोर्ट, ये क्लियरली मेंशन करना भैया कॉपी के अंदर, ओनली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और उसका डिसीजन भी फाइनल है। वो कहीं और ऐसा नहीं अपील करेंगे या इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है, कुछ नहीं करता। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हुआ है, कैसा भी कुछ भी है, तो उस डिस्प्यूट का सोल्यूशन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट सर। ठीक है, आते हैं सर अपन नेक्स्ट चीज़ पे ना। देखो नेक्स्ट चीज़ है इनको हटाने का, है ना, क्योंकि अभी इनको इलेक्शन कर लिया इनका, अब इनका रिमूवल देख लेते हैं। तो रिमूवल के साथ अपने को चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएगा फिर ना। ठीक है सर, अब देखो रिमूवल जो है, उस रिमूवल जो है, रिमूवल प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। रिमूवल प्रोसेस को इसका नाम दिया गया अलग से, और वर्ड है एक इम्पीचमेंट सर। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस को ही इम्पीचमेंट बोला जाता है। ये पूरी कहानी, यानी इम्पीचमेंट जो है या रिमूवल प्रोसेस जो है, कहाँ दे रखा है आपका, सब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस जगह दे रखा है सर, आर्टिकल 61 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 61 क्लियरली मेंशन करता है इस चीज़ को कि उसका प्रेसिडेंट साहब का इम्पीचमेंट हो सकता है सर, ना। अब देखो इम्पीचमेंट कैसे कैसे हो सकता है, कंडीशंस क्या है उसके ना। तो इनको हटाने का जो तरीका है, वो उसके लिए कंडीशन जो है, वो एकमात्र कंडीशन है, और वो है आपकी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन किया हो, ये एकमात्र कंडीशन है। यानी संविधान में कोई काम दिया गया इनके लिए, कोई फंक्शन दी गई है, ये उसका उल्लंघन कर रहे हो किसी भी तरह से। ठीक है सर, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये कंडीशन है जिसके लिए इन्हें हटाया जा सकता है अपने पद से। एक बात सर, अब समझते हैं अपन रिमूवल का जो प्रोसीजर है, इनका जो प्रक्रिया फॉलो होती है वो क्या है। तो वो है बेसिकली सिंपल सी आपकी, देखो इनको हटाने का जो प्रस्ताव है, यानी इम्पीचमेंट जो है आपका,
तो जो इम्पीचमेंट मोशन है आपका प्रस्ताव जो है वो दोनों हाउस में से कहीं भी आ सकता है सर। एक बात, इम्पीचमेंट मोशन जो है वो कहीं भी आ सकता है, यानी अपन मान लें ये लोकसभा अपनी, ये राज्यसभा, ठीक है सर, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं भी आ सकता है सर। पहली बात, जैसे ही किसी हाउस में आएगा तो उसको लाने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है सर, वो मिनिमम 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए उसके अंदर। एक बात, यानी अगर आप मान लो लोकसभा में ला रहे हो फॉर एग्जांपल, तो लोकसभा की स्ट्रेंथ 543, तो 543 का मिनिमम 1/4 लोग एग्री होने चाहिए इस बात पे उस प्रस्ताव को लाने के लिए कि हम राष्ट्रपति को, जो अपने राष्ट्रपति साहब हैं उनको हटाने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो पहली चीज लिखना सर, 1/4 मेंबर्स मिनिमम साइन करने चाहिए। आप जिस किसी हाउस में ला रहे हो, आप चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ सर, ठीक है, 1/4 मेंबर साइन होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर इसमें, जैसे ही वो उस हाउस में आता है तो स्पीकर जो है, जैसे मान लो लोकसभा में आ गया, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं सर, 1/4 मेंबर्स ने साइन किया तो स्पीकर चेक करेगा, हाँ भाई ठीक है 1/4 के हैं, जो भी नंबर निकल के आ रहा है उसका नंबर चेक करेगा, ठीक है सर इतना है मिनिमम, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि सर चार्जेस जो हैं वो जो लगाए गए हैं इनके ऊपर ये वैलिड है कि नहीं है। एक बात, जैसे ही उसको स्पीकर एडमिट करता है उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब को 14 डेज का, ये तो था इसमें पहला पॉइंट है ना, ए पॉइंट बोल सकते हैं इसको अपन, बी हो गया सर, उन्हें 14 डेज का नोटिस दिया जाता है सर कि साहब आपके खिलाफ जो है हम इम्पीचमेंट ले आए हैं संसद के अंदर, तो आपको 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है कार्रवाई करने से पहले उनके ऊपर कुछ भी ना सर। उन 14 दिन के अंदर वो अपना पक्ष रख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सब चीज़ें। नोटिस दिया अपन ने, नोटिस देने के बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है सर। उस टाइम लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो चाहे तो लोकसभा में बैठ सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वहाँ की अपनी सफाई दे सकते हैं, जो भी चार्ज लगाए गए नहीं ऐसा नहीं था, जो भी चीज़ें हैं वो चाहें तो अपने बेहाफ पे किसी और के थ्रू भी वहाँ डिफेंड करवा सकते हैं सर। एक बात, इसके बाद जिस किसी हाउस में आया था, मान लो लोकसभा में आया था, तो लोकसभा से वो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए सर बिल आपका। जो प्रस्ताव आया था अपना इम्पीचमेंट मोशन का, उसको उस हाउस के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है सर। एक बात, ये प्रोसेस हुआ आपका एक हाउस में पूरा, जैसे ही वो एक हाउस से पूरा होगा 2/3 मेजोरिटी ने पास कर दिया उसको, वही सेम प्रोसेस होगा आपके दूसरे वाले हाउस में, यानी यहां भी वही सेम कहानी, 1/4 मेंबर्स के साइन हुए सब चीजें, और 2/3 मेंबर्स से 2/3 लोगों से पास कर दिया उसको मेजोरिटी को। जैसे ही दोनों हाउस आपके लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, जिस किसी हाउस में पहले आया था, हमने पहले इसमें लिया है, आप इसमें भी ले सकते हो, एक ही बात है सर ना, चाहे तो यहाँ भी ला सकते हैं, वो यहाँ ले आए, यहाँ से पास कर दिया, फिर यहाँ भेज दिया। जैसे ही दोनों हाउस से पास होगा बिल, इम्पीचमेंट मोशन जो है आपका, इम्पीचमेंट मोशन पास होगा, उसके बाद सर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा ऑफिशियली, ठीक है सर। तो दोनों हाउस से पास होने का सिस्टम समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक चीज समझना, इसमें वोटिंग कौन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर लोकसभा के सारे मेंबर्स वोटिंग कर रहे हैं और इसमें राज्यसभा के सारे मेंबर्स वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि रिमूवल के अंदर लोकसभा और राज्यसभा पूरी पूरी वोट कर रही है। मतलब क्या हुआ सर, इसके जो मेंबर्स थे आपके 543 पूरे, इसके 245 पूरे, तो डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, जब अपॉइंट कर रहे थे, इलेक्शन कर रहे थे, इलेक्शन में ये तो पूरे थे, लेकिन इसमें से 12 नहीं थे इलेक्शन के टाइम पे, और रिमूवल के टाइम पे वो 12 भी ऐड हो गए सर। एक बात, दूसरी बात, इलेक्शन के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स जो थे स्टेट लेजिस्लेचर के, विधानसभा के, वो लोग वोट कर रहे थे, लेकिन हटाने में वो नहीं कर रहे कैसा भी। तो ये दो डिफरेंस है इलेक्शन में और रिमूवल में, उनको चुन के लाने में और उनको हटाने में सर, ये दोनों डिफरेंस याद रखना बहुत सिंपल से। हटाने में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा दोनों तय करती हैं, और 2/3 मेजोरिटी, बस ये याद रखना सर। 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है मिनिमम। देखो अगर ये प्रोविजन इसलिए दिया गया कि ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन बाद उसके लिए खिलाफ ले आए प्रस्ताव आप, तो मिनिमम 1/4 मेंबर एग्री होंगे, कुछ बड़ा मैटर होगा तभी ना। और ये चार्ज प्रूव होने चाहिए सर, ये चार्ज बेसिकली जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव करना पड़ता है कि वायलेशन कैसे किया है
संविधान का उल्लंघन कैसे किया उन्होंने, तो वो उल्लंघन दिखाना पड़ता है आपको, वो प्रूव करना पड़ेगा उस चीज़ को ना। ठीक है सर, तो एक बात समझ में आई अपने को, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ अपने को रिमूवल का। अब आते हैं सर अगली चीज़ पे ना, नेक्स्ट चीज़ जो है सर इसकी, देखो नेक्स्ट जो चीज़ है इनकी वो आती है। अब आते हैं सर इनको, देखो अपॉइंट कर लिया अपन ने, इलेक्शन करा लिया, यानी स्पीकर को चुन, उसको प्रेसिडेंट साहब को चुन लिया हमने और हटा भी दिया। अब इनके काम देखते हैं सर मेन फंक्शन के। तो देखो जो मेन फंक्शन है इनके, वो जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो हैं इनके। सबसे पहला फंक्शन तो सर जो सबसे मेन फंक्शन है इनका वो तो है, एक तो ये एग्जीक्यूटिव हेड है। तो देश में जितना भी काम होगा, यानी केंद्र सरकार जो भी काम करती है वो सब इनके नाम पे करती है। एक बात सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी काम कर रहे हैं, जो भी नई पॉलिसी लाई जाएगी, सब कुछ होगा, वो हेड ऑफ द नेशन के नाम पे लाया जाएगा सर, पहली चीज। दूसरा सर प्राइमरी फंक्शन जो है, जब जब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट होते हैं, जनरली यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन हो गए आपके, आपके इलेक्शन कमीशन के हो गए, जैसे अपॉइंट करते हैं किस किस को, इन जनरल अपॉइंट्स ईसीआई, ठीक है, यूपीएससी, यूपीएससी चेयरमैन मेंबर्स, ईसीआई के भी तीनों मेंबर्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर होते हैं आपके, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, आपके हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करते हैं इन सबको, आपके कैग, अटॉर्नी जनरल, जो जो मेजर वो हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर आपका ओबीसी, बीसी जो होता है आपका बैकवर्ड क्लास, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन। तो ये बहुत सारे हैं, एनएचआरसी वगैरह को अपॉइंट करते हैं सबको, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेट्रा ये बहुत सारी बॉडीज हैं जिन सबको अपॉइंट किया जाता है। तो ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल लेवल पे अपॉइंटमेंट सारा सारा आपका, और भी बॉडीज है सर, ये तो मेजर मेजर बताई है मैंने, तो उनको अपॉइंट करते हैं सर, ठीक है। जब कभी भी इमरजेंसी की घोषणा होगी तो वो भी करते हैं सर, इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। सर इमरजेंसी तीनों तरह की ध्यान रखना है ना, नेशनल, स्टेट एज वेल एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी ही डिक्लेयर ही करते हैं सर आपके, ठीक है। इसके बाद इनकी पार्डनिंग पावर्स होती हैं कि ये क्षमा कर सकते हैं, आर्टिकल 72 में दे रखे हैं पार्डनिंग पावर्स, वो सब वो डिटेल में आएंगी। इनकी वीटो पावर्स हैं, ये वीटो यूज कर सकते हैं, है ना, वो सभी पूरा डिटेल में यूज करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अपन, जैसे पार्डनिंग पावर्स हैं, वीटो है, ये सब पूरा डिटेल में आएगा अपना। आपका वीटो हो गया, आपका ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं सर, ऑर्डिनेंस की पावर भी होती है इनके पास, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें और हैं इनकी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। ये मेजर मेजर फंक्शन है इनके, है ना। तो अपन ने इन सबको अपन डिटेल में करते हैं सर, एक एक कॉपी ना, ये सब आएंगी, ये सब तो बॉडी आएंगी अलग से, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे सर पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल, और आपकी स्टेचुरी बॉडी आएंगी जो उनमें कर लेंगे वो सब चीज़ें, सारी बातें। इमरजेंसी का एक पूरा चैप्टर है अलग से पूरा, उसमें इमरजेंसी तीनों तरह की इमरजेंसी पढ़ाई जाएगी आपको, सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में प्रेजेंट वाले में एक तो ये करेंगे साथ में, अभी एक ये करेंगे और एक ये करेंगे सर, ये 3 चीज़ की जाएंगी अपने सभी ना, क्योंकि ये चीज़ तीनों तीनों आपके प्रेसिडेंट की हैं, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे ना। अब देखो इसमें हेडिंग डाल लो बोले अपनी पार्ट, उसकी क्या बोलते हैं, पार्टनिंग पावर्स डाल सकते हैं, या फिर ऑर्डिनेंस भी लिख लो सर, ऑर्डिनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, लिखें सर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस वाली बात समझते हैं सर, ऑर्डिनेंस क्या है ना, वैसे हार्डली हो जाएगा 2 क्लास में खत्म चैप्टर, वाले प्रेसिडेंट साहब ज़्यादा वो नहीं है सर। ऑर्डिनेंस का बताएं, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी को, ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली वो आपका अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में उसको, ये दे रखा है सर आर्टिकल 123 के अंदर, सबसे ज्यादा आर्टिकल लगता है मेरे को 1 2 3, कोई भी चीज 1 से शुरू होती है 2 और 3 पे खत्म हो जाती है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल 4 डिजिट में है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 डिजिट मैक्सिमम है, और कोई भी आर्टिकल 1 से शुरू होगा, 0 शुरू कुछ होता नहीं है,
तो 1 2 3 सबसे बेस्ट आर्टिकल है सर ऑर्डिनेंस का, याद रखने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और देखो होता क्या है बेसिकली, अपन जब पार्लियामेंट पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस किया था अपन ने, बहुत क्लियरली चीज़ डिस्कस की है इसमें, कि जैसे अपनी जो कानून बनते हैं, अपने कोई भी लॉ बनते हैं, बिल आते हैं, वो जैसे आपकी ये लोकसभा, राज्यसभा, तो नॉर्मली क्या होता है जो कानून बनाया जाता है उसके लिए, कोई बिल को लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, या राज्यसभा में किया, लोकसभा में किया, किसी भी बिल में कहीं भी ला सकते हैं नॉर्मल लॉज के अंदर सर, उन दोनों को पास कर दिया और उसके बाद दे दिया किसको, राष्ट्रपति साहब को, या प्रेसिडेंट को भेज दिया उसको, और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे और वो एक्ट बन जाएगा सर। नॉर्मली यही तो हो रहा था अपन ने जब पढ़ा है उसमें, किसी जब कोई बिल आता है, बिल यानी प्रस्ताव जब लेके आते हैं किसी भी तरह का, तो उस प्रस्ताव को एक्ट बनने की जो कहानी है वो यही तो थी कि कोई भी बिल आया, उस बिल को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, यहाँ किया, दोनों में पास कराया, यहाँ आया पास किया, यहाँ आया इसमें पास किया, जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उसको पूरा फॉलो किया, प्रेसिडेंट साहब को दिया अपन ने, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर देंगे और वो बिल बन जाएगा, बिल कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में सर। ठीक है। अब ऑर्डिनेंस में क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, मान लो कभी ऐसा हो कि दोनों हाउस सेशन में नहीं हो, एक बात सर कि दोनों का सेशन नहीं है, या ऐसा है कि किसी एक का सेशन नहीं है, मान लो राज्यसभा सेशन चल रहा है लेकिन लोकसभा का नहीं है, या फिर लोकसभा चल रहा है राज्यसभा नहीं है, या दोनों ही नहीं है सर किसी के टाइम पे, होता है रिसेस में ऐसा भी होता है कि दोनों ही सेशन नहीं है किसी टाइम पे। मान लो सर या तो दोनों सेशन नहीं हो या कोई एक सेशन नहीं हो, ऐसी कंडीशन आ पड़ी, तो बातें याद रखना, या तो दोनों हाउस सेशन में नहीं है या कोई एक सेशन में नहीं है। ठीक है सर। अगर ऐसा हो गया, ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर और उस टाइम पे देश के लिए कानून बनाना जरूरी है सर, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस में अपना कानून बनना बहुत जरूरी है, ये एक बात है ना कि कानून बनना चाहिए सर। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है, कंडीशन उस टाइम पे ऐसी है कि कानून बनना चाहिए, तो देखो लोकसभा राज्यसभा का वेट नहीं करते, क्योंकि सर उसको बुलाएंगे, बिल पास होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेंथी प्रोसेस है पूरा, तो उस टाइम के लिए कंडीशन दी गई है ऑर्डिनेंस पावर। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो उस टाइम राष्ट्रपति जो है वो अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। उसकी पावर क्या है सर, उस पर आते हैं। वो पावर है उनकी, यानी सीधा बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर डायरेक्टली साइन कर देंगे और उसे एक्ट बना देंगे सर। ठीक है। ऑर्डिनेंस के थ्रू वो बोलेंगे एक अध्यादेश पास किया गया है सर। ठीक है। जिस दिन से वो पास होगा वो उसी दिन से लागू हो जाएगा सर, उसी टाइम से। ठीक है। एक बात, अब हमारा एक्ट बन गया, कानून बन गया हमारा, जो हमें कानून चाहिए था सर। ठीक है। अब इसमें प्रोविजन क्या है, लेकिन फिर भी देखो दोनों हाउस से पास तो कराना पड़ेगा, तो उसका जो प्रोविजन है वो ये है, जब कभी भी दोनों हाउस मिलते हैं, जिस दिन से, मान लो इसकी मीटिंग 1 तारीख को शुरू हो गई, ये 5 तारीख को आया, तो 5 तारीख से गिनेंगे, यानी जिस दिन से दोनों हाउस मिलेंगे आपके, उस दिन से गिनेंगे, और अगले 6 हफ्ते तक, जैसे ही दोनों हाउस की मीटिंग शुरू होती है उसके बाद नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर अंदर, दोनों हाउस की मीटिंग के बाद में कंडीशन क्या है, विद इन 6 वीक्स आपके सर 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो जो ऑर्डिनेंस था वो पास हो जाना चाहिए। जैसे ही दोनों हाउस की मीटिंग शुरू होती है, दोनों हाउस मिलते हैं, उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो ऑर्डिनेंस पास हो जाना चाहिए। अगर वो ऑर्डिनेंस पास नहीं करा पाती है सरकार दोनों हाउस से, तो सर डेफिनेटली वो जो है वो लैप्स हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं करा पाते हैं तो सेकंड कंडीशन क्या है सर, लैप्स हो जाएगा वो, अगर वो पास नहीं करा पाते हैं तो। ठीक है। दोनों हाउस अगर वो पास नहीं हुआ तो वो ऑर्डिनेंस जो है आपका लैप्स हो जाएगा सर। एक बात, अब देखो, अब मान लो ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है सर, जनरली देखो 99% तो पास करा लेती सरकार, 99% 95% तो पास करा लेती सरकार, है ना, क्योंकि जनरल एक्ट होते हैं तो वो पास हो जाते हैं। बट मान लो ऐसा हो कि सर वो पास नहीं करा पाए, तो अब बात आती है कि सर वो फिर उस टाइम क्या होगा। मान लिया जाए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन ले लेते हैं सर एग्जांपल के साथ में, कि कोई एक्ट बनाया जनवरी में, ठीक है सर, मार्च में सेशन स्टार्ट हुआ सर, मान लेते हैं, तो मार्च से लेकर 6 हफ्ते हो जाएंगे अप्रैल मिड में, 1 मार्च से लेकर अप्रैल मिड तक हो जाएंगे, यानी वो जो ऑर्डिनेंस है वो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक रहा है, 15 अप्रैल तक रहा है एग्जाम्पल के लिए सर। ठीक है। कोई ऑर्डिनेंस अपना
और ब्रीफली समझते हैं सर इस बात को। कोई ऑर्डिनेंस हमने 1 जनवरी को लागू किया, ठीक है, 1 जनवरी को उसको ऑर्डिनेंस पास कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो यही इंपॉर्टेंट है इसमें, यही चीज़ समझना, इसी को यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म में देती है हमेशा। 1 जनवरी को ऑर्डिनेंस पास कर दिया हमने, मान लिया जाए 1 मार्च को दोनों हाउस की मीटिंग शुरू हुई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों 1 मार्च को मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो डेट कौन सी गिनेंगे, 1 मार्च वाली। तो 1 मार्च से कितना टाइम, 6 हफ्ते सर, अराउंड आ जाएगा आपका टाइम अप्रैल में, 10-12 अप्रैल के आसपास। तो सर 12-15 अप्रैल जो भी टाइम आ गया, मान लो 12 अप्रैल आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब या तो वो 12 अप्रैल तक या 13 अप्रैल जो भी डेट आ रही है सर, मैं एग्जैक्टली गिन नहीं रहा, पास करा ले उसको। लेकिन अगर मान लो सरकार उसे पास नहीं करा पाती है, ऐसी कंडीशन है कि सर सरकार पास नहीं करा पाई उसे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रहा ही था, जनवरी से अप्रैल तक रहा है ऑर्डिनेंस। उस टाइम पे जो भी प्रोविजन रहे होंगे वो सब वैलिड रहेंगे, याद रखना इस चीज को। अगर वो मान लो पास नहीं भी करा पाती, यानी ऑर्डिनेंस फेल भी हो गया, अगर वो जो भी कानून बनाया था उन्होंने वो फेल भी हो गया, फिर भी उन 2-3 महीनों में जो भी उसके बाद में उसके बारे में जो प्रोविजन किए गए होंगे, उसमें किसी को अगर सजा मिली होगी तो सजा रहेगी सर। जो भी चीज़ें रही होंगी उसके उस कानून के हिसाब से जो एक्शंस लिए गए होंगे, जो पॉलिसी फॉर्मेशन हुई होगी वो वैलिड रहेगी, यानी वो रिमेन्स इन फोर्स। ध्यान रखना सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। अगर वो कैंसिल हो भी जाता है, पास हो गया तो कानून बन ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कैंसिल हो भी जाता है तो उसको कर सकते हैं इस चीज़ को, ये है सिंपल सी बात सर। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, और वो एक चीज़ क्या है कि जो ऑर्डिनेंस है आपका, उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, ये एक सवाल बनता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी, और ऑप्शन थे सर आपका वही 1 महीना, 2 महीने, 6 वीक्स। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है सर, अपनी बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास जो उसमें जाना एक बार पार्लियामेंट में। देखो ये ध्यान रखना, पॉलिटी की सारी क्लासेज में ज़्यादा मतलब कब निकलेगा, जब आप पार्लियामेंट की क्लास देख लोगे, क्योंकि पार्लियामेंट बिल्कुल बेसिक है, नींव है वो। अगर पार्लियामेंट अच्छे से किया है, पूरा पढ़ लिया है उसको, तो उसमें सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं बहुत प्रॉपर्ली। तो देखो उसमें अपन एक चीज़ कराई थी, याद होगा अपने को, सेशंस कराए थे मैंने पार्लियामेंट के। तो सेशंस में एक चीज़ बताई थी मैंने कि कोई भी 2 सेशन जो होते हैं आपके, जो अपने 2 कंजिक्यूटिव सेशन जो होते हैं इसके पार्लियामेंट के, उन 2 कंजिक्यूटिव सेशंस के बीच में जो गैप हो सकता है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स का। यानी मान लो आपका कोई भी सेशन है, आपका बजट सेशन मान लो, आपका बजट सेशन गया है ना, और आपका दूसरा सर सेकंड सेशन जो है आपका मॉनसून आता है, ठीक है। इन 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है कितना हो सकता है, वो 6 मंथ्स का। 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा सेशन बुलाना होता है, उससे ज़्यादा गैप हो नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संविधान में क्लियरली मेंशन है ये चीज़ कि 2 सेशंस के बीच में गैप मैक्सिमम जो हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। ये अपन डिस्कस करते वक्त बताया भी था। ये सर अप्रैल में खत्म होता है आपका, मार्च अप्रैल चलता है, और ये जुलाई में स्टार्ट हो जाता है वापस, जून एंड में जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। तो डेढ़ली हार्डली 2.5-3 महीने का गैप होता है, 2-2.5 महीने का, ठीक है सर। तो लाइफ कितनी हुई ऑर्डिनेंस की, 6 मंथ्स। जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद 6 हफ्ते और प्लस 6 वीक्स। ये परफेक्ट आंसर है सर, ध्यान रखना। इसको 7.5 मत कर देना सर, टेक्निकली गलत हो जाएगा, ध्यान रखना वो, क्योंकि 6 वीक्स का मतलब कभी भी 1.5 महीने नहीं होता, कुछ दिन का फर्क पड़ेगा, इसलिए वो 6 वीक्स ही लिखा हुआ है, याद रखना सर। 6 वीक्स में एग्जैक्टली 45 डेज नहीं होते सर, 42 के आसपास होते हैं, 42 ही होते हैं एग्जैक्टली, 7-6 42, तो 3 दिन का फर्क पड़ता है सर। तो वो प्रैक्टिकली गलत हो जाएगा आंसर, ध्यान रखना। तो 6 वीक्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। तो आंसर क्या हुआ अपना, द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। ये है सर सिंपल सी बात अपनी ऑर्डिनेंस की देखे। तो ऑर्डिनेंस समझ में आया आपने को पूरा क्लियरली कि ऑर्डिनेंस क्या है अपना, ये है ऑर्डिनेंस पावर पूरी की पूरी। और ऑर्डिनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, जैसे यहाँ पर इसकी है और इसकी बहुत वैल्यू है। और ऑर्डिनेंस के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक लाइन कही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि ऑर्डिनेंस जो है वो लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट टूल है आपका। यानी अगर सरकार नॉर्मली कानून पास नहीं करा पा रही है या फिर कोई बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है तो ही आप यूज करोगे इसको।
सरकार को ऑर्डिनेंस के लिए सबसे लास्ट में जाना चाहिए, जब इमरजेंसी कंडीशन हो कभी भी, कि ऐसी कोई कंडीशन आ गई है कि भैया उस टाइम लागू करना ही पड़ेगा इसको, तो करना चाहिए। और ऑर्डिनेंस अगर बार बार फेल हो रहा है तो वो सरकार को के लिए नेगेटिव चीज़ है, वो सरकार की बेसिकली एक तरह से वो नेगेटिव है उसके लिए, वो नहीं होना चाहिए सरकार के लिए। ठीक है सर, ये हुई अपनी ऑर्डिनेंस की बात। और अपन वीटो पावर्स, आपकी पार्डनिंग पावर्स, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर, है ना, पूरा इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।